नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो टीसीएस के द्वारा हाल फिलहाल में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चनों को लेकर जो ये वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये 12वीं वीडियो आप लोगों के लिए है। इससे पहले हमने 11 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है आपको। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। रही बात कि इसमें बहुत सारे बच्चे आप लोग पीडीएफ के लिए जो है कमेंट करते हैं, तो मैंने सभी सीरीज से हट के सिर्फ इस सीरीज को पेड रखा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 25 रुपये पेमेंट करना है। व्हाट्सअप का लिंक दिया गया होगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर 9372693225 पे आपको मैसेज करना है। आपको बता दिया जाएगा कैसे पे करना है और क्या करना है कि आपको जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ पे आपको पर डे एक पीडीएफ मिलेगी, ये पेड वाली है ना। पर डे एक पीडीएफ मिलेगी ये पेड वाली। किसी दिन जिस दिन मुझे ज़्यादा टाइम रहेगा उस दिन 2 पीडीएफ मिलेगी आपको पेड वाली। सारा मैं यहीं पे बता देता हूँ। बच्चे लोग की ये क्वेरी रहती है कि पीडीएफ कितने पेज की होती है ना। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप ये क्लास देखोगे तो आप खुद ही देख लो ना पीडीएफ कितने पेज की होती है। भाई साहब, मैंने आपको बताया भाई 25 प्रश्न रहेंगे और इसके 6 गुना आप लगा लो कि एक्स्ट्रा फैक्ट है ना। तो 25 छक्के 150 क्वेश्चन एक पीडीएफ में रहेंगे। ऐसे मैं आपको 57 पीडीएफ देने की बात करा है, तभी मैंने 8750 जीके जीएस की बात कही थी 25 रुपए में। ठीक है, तो जो भी बच्चे कॉन्शियस हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उन चाहते हैं कि भाई जो है दुनिया के भीड़ भाड़ से दूर मैं एक मतलब प्यूरिफाई कंटेंट लूं जो मुझे एग्जाम में देखने को मिले, तो आप ये सीरीज ज्वाइन कर लें, है ना। भैया 25 रुपया कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये दक्षिणा इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणा बोलते हैं, इसे कमाई नहीं बोलते हैं, है ना। भाई साहब, मैं इसलिए रखा हूं ताकि बच्चे ये 25 रुपया खर्च के कॉन्शियस होके पढ़े, है ना, और एक अच्छा बेहतर रिजल्ट अपने आप को लाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न है, T20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है। हाँ भाई, इसके अलावा जो भी क्लासेस हैं एनालिसिस करवाऊंगा, करवाता ही हूँ, वो सारे के सारे पीडीएफ आपको फ्री है टेलीग्राम पे, उसकी कोई भी शुल्क नहीं है। ठीक है। हु इज द प्लेयर विद द मोस्ट सेंचुरी फॉर इंडिया इन T20 क्रिकेट। तो भैया ये कौन है, ये रोहित शर्मा जी हैं, है ना, रोहित शर्मा, है ना। ये आपका T20 क्रिकेट में जो है सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं भारत के तरफ से, और सबसे अधिक मैच भी खेलने वाले यही है भारत के लिए। इन्होंने 400 T20 मैच खेलने का जो है रिकॉर्ड बनाया भारत के तरफ से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा के नाम ही वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर जो है इन्हीं के नाम है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा T20 क्रिकेट में भारत के लिए पहला शतक कौन लगाए थे, सुरेश रैना साहब लगाए थे। और इस प्रकार सुरेश रैना जो है ओडीआई, टेस्ट और T20 इन तीनों के शतक तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने। इसीलिए यहां से क्वेश्चन राइज होती है कि भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में प्रथम बार शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो सुरेश रैना है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके किताब, इनके जो बायोग्राफी है ना, बिलीव क्रिकेट ने मुझे क्या सिखाया, इस प्रकार की किताब इनका नाम है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, काफी चल रहे हैं आजकल, है ना। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक कौन लगाए थे, तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। इनके अलावा वनडे क्रिकेट में पहला इंटरनेशनल शतक कौन लगाए थे, कपिल देव बाबा, है ना। कपिल देव बाबा को क्या कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन। क्या, हरियाणा हरिकेन कहा जाता है ना। किसको, कपिल देव को। हरिकेन क्या है भाई, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको हिंट देता हूं। ये तूफान है, प्राकृतिक घटना है, मानवीय घटना है, दो ही ऑप्शन है, प्राकृतिक घटना की मानवीय घटना। ठीक है, हरिकेन आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। हरियाणा हरिकेन जो है कपिल देव को कहते हैं। इन कपिल देव की जो किताब का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, है ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। 1983 में जो हम वर्ल्ड कप जीते थे, इनमें जो है कपिल देव की अगुवाई ही थी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया, तो बाबर आजम को किया गया है। यहीं पर ही अगर आपको पूछ ले आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर ने, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछ ले वनडे क्रिकेटर, तो भी बाबर आजम ही होगा। ये पिछले साल भी थे, यानी 2021 के लिए भी चुना गया था, 2022 के लिए भी चुना गया है, और 2023 तो अभी घोषित ही नहीं हुए। इसके अलावा आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 कौन है भाई, अपना SKY है, सूर्य कुमार यादव हैं। ठीक है। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां होगा, तो ये आपका भाई भारत में होगा, है ना। इसके अलावा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी, और शुरुआती 2 वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज ने जीत लिया था। लेकिन देखिए, सब दिन एक जैसा समय नहीं रहता है, और इस बार के वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज क्वालिफाई ही नहीं कर पाया।
तो इस बार के वर्ल्ड कप में आपको वेस्ट इंडीज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए भैया, कभी गाड़ी पे नाव कभी नाव पे गाड़ी, है ना। एक समय था ऐसा कि दो दो वर्ल्ड कप जीते थे, फिर अच्छे बुरे फॉर्म आए, फिर अच्छे फॉर्म आए, अब इतने बुरे फॉर्म आ गए कि ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। तो ये भी करंट सेक्शन से क्वेश्चन आपके एमटीएस वगैरह के लिए बन सकता है, क्योंकि एमटीएस के एग्जाम में कैसे भी है तो 3-4 महीने तो है ना। इसके अलावा भारत अब तक कितने बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो 2 बार, 1983 में और 2011 में, है ना। इसके अलावा ये तो हो गई आपकी क्रिकेट की बात। अब हम क्रिकेट से थोड़ा दूर जाते हैं। एशियन गेम की शुरुआत जो हुई थी, शुरुआती संस्करण, है ना, एशियन गेम की, ये कहाँ पर हुई थी, तो 1951 दिल्ली के अंदर हुई थी। इसके अलावा सेकेंड टाइम एशियन गेम कब हुआ, 1982 के अंदर हुआ। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ इंडिया के अंदर, तो कॉमनवेल्थ गेम जो है ये आपका 2010 में दिल्ली में कराई गई थी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ये डेविड वार्नर। इसके ऑप्शन में विराट कोहली भी रहेंगे, शिखर धवन भी रहेंगे, है ना। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं आगामी कुछ शिफ्ट में, है ना। तो भाई विराट कोहली को नहीं मारना, डेविड वार्नर को मारना। ये 6000 रन जो है सबसे तेज बनाने का रिकॉर्ड किया है ना। सबसे कम पारी में बनाए हैं, 165 पारी में बनाए इन्होंने, है ना। इसके अलावा शिखर धवन और विराट कोहली भी 6-6 हजार रन बना चुके हैं आईपीएल के अंदर। इसके अलावा रामपुरवा बैल, अशोक स्तंभ मौर्यकालीन नमूना का प्रसिद्ध उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस भवन में स्थापित किए गए, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बिल्डिंग्स वाज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ रामपुरवा बैल, है ना। अशोका पिलर मौर्यन मॉडल इस्टेब्लिश्ड। तो भाई ये राष्ट्रपति भवन में जो है रामपुरवा बैल को रखा गया है। अब ये रामपुरवा बैल कैसे जुड़े हुए हमारे इतिहास से, तो इसकी खोज कहां से हुई थी, बिहार के रामपुरवा से हुआ था, इसीलिए इसका नाम है रामपुरवा बैल, रामपुरवा बैल, ठीक है। ये कभी ब्रिटिश शासन के मतलब ब्रिटिश सरकार के हाथ भी लग गई थी, लेकिन इसे फिर से रिटर्न लाके राष्ट्रपति भवन में जो है स्थापित किए गए हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सांची का स्तूप कहाँ है दादा, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये भी अशोक से संबंधित है, अशोक ने बनवाए थे। इसके अलावा धमेक स्तूप कहाँ पे है, ये बनारस में स्थित है, सारनाथ में। इसके अलावा सेंगोल, अब सेंगोल जो है चर्चा का विषय बनेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, मेन पार्ट रहेंगे भाई। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर की, है ना भाई, 2.5 मैं इसलिए बोल देता हूं कि 2 नंबर की क्वेश्चन और 0.5 गलती होने से बचाने वाला, तो कुल मिला के हो गया ये 2.5 नंबर। अगर आपके एमटीएस में 3 नंबर की क्वेश्चन है और 1 नंबर गलती होने से बचाने वाला, तो कुल मिला के हो गया जी 4 नंबर के क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिला सकते हैं बंधु, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई क्यों ना कर ले भाई हम, है ना। सेंगोल, अब सेंगोल जो है आगामी एग्जाम में आपका ये अच्छा रोल निभाएगा, बच्चों का जो है पसंदीदा क्वेश्चन बनेगा टीसीएस का, सॉरी, है ना। तो सेंगोल जो है इसका अर्थ होता है सेमई। क्या होता है, सेमई। ये किस भाषा से लिया गया है, तमिल भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, धार्मिकता। क्या होता है, धार्मिकता। जैसे आप कहते हैं ना मानवता, वैसे ही धार्मिकता, धर्म से बना है धार्मिकता, है ना। को नई संसद भवन में स्थापित किया गया। अब देखिए यहाँ से कई सारे राज छुपे हुए हैं कि सेंगोल को सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को सौंपा गया था, है ना। तो सेंगोल को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। बाद में इसे प्रयागराज, अब कहिए पहले इलाहाबाद कहिए, तो प्रयागराज के जो म्यूजियम है ना, वहां पर भी रखे गए थे इसको, ठीक है। बाद में जो है इसे अब जो है प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा गया है ना, जिसे नया संसद भवन में स्थापित किया गया है। नया संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो कौन है भाई, तो बिमल पटेल बोलिएगा, बिमल पटेल, नहीं तो अंग्रेज का नाम देख के सटाक से मार दीजिएगा, है ना। बिमल पटेल है जो ये चीफ वास्तुकार है आपके नए संसद भवन के, है ना। इसके ऑप्शन में एडविन लुटियस भी रहेंगे, है ना, तो ध्यान रखना है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। भाई देखिए, मोनो माने क्या होता है रसायन के अंदर, रसायन के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि भाई मोनो जहां भी लगेगा, मोनू का छोटा भाई, तो मोनो मतलब एक होता है ना। डाई लगा रहेगा या फिर बाई लगा रहेगा तो इसका मतलब 2 होता है। ट्राई मतलब 3 होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है, हेप्टा मतलब 7 होता है, ऑक्टा मतलब 8 होता है। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की कुछ पहाड़ा है, एबीसीडी है ना। तो इसे भी ध्यान रखें, ये आपके अंग्रेजी के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आता है। जैसे कोई बंदा ने एक शादी किया तो उसे क्या बोलते हैं भाई, मोनोगेमी। क्या बोलते हैं, मोनोगेमी। कोई बंदे ने बहुत सारा शादी कर लिया भाई, तो इसे क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी। क्या बोलते हैं,
पोलीगेमी, इस प्रकार से जो है आप बहु विवाह के लिए बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई बहुत सारे कोण का शेप है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई शेप है जिसमें बहुत सारे कोण है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। जो जिसमें बहुत सारे शेप हो, जो बहुत सारा भाषा जानते हो, पॉलीग्लोट, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये आपका मोनोसेग्राइड का उदाहरण है, यानी अब इससे जो टूटेगा ना तो ये चीज नहीं रहेगा, अब सेग्राइड नहीं रहेगा, कुछ और बनाएगा, ठीक है। और बाय है तो स्वाभाविक सी बात है भाई, दो की ज्वाइंट है तो टूटेगा तो एक एक ना कुछ तो बनेगा, समझ रहे हैं। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये मोनोसेग्राइड है। सेलुलोज का नाम आपने सुना होगा, सेलुलोज से ही आपका जो है सेल वाल बने होते हैं, कोशिका भित्ति बने होते हैं। लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका अलग होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका अलग होते हैं। यूकैरियोटिक में सेल वाल अलग चीज के बनते हैं, प्रोकैरियोटिक में सेल वाल अलग चीज के बनते हैं, ठीक है। लेकिन सेलुलोज है क्या? तो ये पॉलीसेग्राइड का उदाहरण है। इसके अलावा भाई सेग्राइड ये जो मैं कहता जा रहा हूं ये क्या है? तो ये मेन रूप से इसे आप आम भाषा में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज ये सब क्या है भाई? तो ये सब डाइसेग्राइड के उदाहरण है, ठीक है। डाई मतलब दो, अभी बताया। इसके अलावा किसी एथलीट को अगर ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए एकदम मतलब क्विक एक्शन में, पैरासीटामोल 500 जैसा, तो क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। आप भी ग्लूकोज लेके देखो, 5 मिनट में एकदम छरहरे हो जाओगे, है ना। इसके अलावा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितना ऊर्जा मिलता हमें? तो 4.2 कैलोरी के समथिंग ऊर्जा मिलती है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ऊर्जा जो बर्न हो के देते हैं ये आपका देता है जी वसा। वसा जो है ये कितना ऊर्जा देता है? तो 9.2 कैलोरी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग कौन होता है भाई? ज्यादा देर तक ड्यूरेबल एनर्जी कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट ही देता है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से अच्छा मैंने ये भी बताया था कि भाई विटामिन वगैरह जो है ये आपका कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं, इंटरनल प्रोसेस के लिए आवश्यक है। विटामिन, जल, खनिज, फाइबर जिसको कहते हैं, ये सब कोई भी एनर्जी आपके शरीर में नहीं देता है जी, है ना। इंटरनल जो वर्क है ना, उपापचयन प्रक्रम वगैरह, उसको चलाने में ये मदद करते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी, है ना। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय किंग हर्षवर्धना? तो भैया हर्ष चरित्र जो है ये हर्षवर्धन नहीं लिखे थे। हर्षचरित्र जो है ये हर्षवर्धन के राज कवि बाण भट्ट ने लिखे थे। बाण भट्ट एक और किताब लिखे थे जी, कादम्बरी। क्या? कादम्बरी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, कादम्बरी भी बाण भट्ट ही लिखे हैं, है ना। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों के तीनों पुस्तक कौन लिखे हैं? तो हर्षवर्धन महाराज लिखे हैं। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, अब फिर जो मतलब फिर ट्रांसफर किया अपनी राजधानी तो कन्नौज में किया था। एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई बच्चे लोग जो बोल रहे हैं कि मैंने आपका पेड पीडीएफ ले लिया, क्या मेरी जीके टीजीएस ठीक हो जाएंगी? मैंने कहना है कि भाई ठीक तो होगी ही होगी, ठीक क्यों नहीं होगी, लेकिन उतनी ठीक नहीं होगी जितना आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन करोगे। ये जो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं जो हाथ रुकने का नाम नहीं लेता है, इतने क्वेश्चन से तो आप वंचित रह जाओगे ना भाई मेरे दादा, है ना। तो भाई ये भी समझो ना। और क्या होती है कि एक बार अगर आपने देखा सुना और एक बार आपसे समझ लिए तो पीडीएफ एक बार पढ़ने से आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसे आप 10 बार भी पढ़ोगे तो मुझे थोड़ा शक लगता है। अगर भाई सब कुछ बताने से एक ही बार में आदमी को सेट हो जाए तो आदमी नहीं, वो कंप्यूटर है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए एक बार आप वीडियो देखिए फिर पीडीएफ से आप रिवीजन कीजिए, आपको श्योरली फायदा मिलेगा जी, जैसे पास्ट में सारे एग्जाम में मिलते आया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा है कि आमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? आमुक्त माल्याद के लेखक है जी कृष्ण देव राय, ये बात भी ध्यान रखेंगे। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। एक बार क्वेश्चन ने पूछा कि भाई गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव हैं, ये जयदेव किसके दरबारी कवि थे, है ना। तो आपको बताना है जी लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन किस वंश से होंगे? नाम से स्पष्ट है, सेन वंश से होंगे। और सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। सामंत सेन, बच्चे सिमुक और सामंत सेन में काफी कंफ्यूजन रहते हैं। सिमुक जो है ये सातवाहन वंश की स्थापना किए थे, है ना। और ये जो है ये सामंत वंश के किए थे, सामंत सेन, अच्छा सॉरी सेन वंश के, ठीक है। मिलिंद पन्हो एक जो है वाद विवाद की जो है चर्च है मिलिंद पन्हो। पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो में किन दोनों के बीच जो है वार्तालाप है ना। तो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो है बातचीत की बात को दर्शाया गया है मिलिंद पन्हो में। तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको अगर पूछ ले भाई मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये एक पाली ग्रंथ है ना।
पाली भाषा में लिखा गया है, जो महात्मा बुद्ध के भाषा भी है, इसी भाषा में जो महात्मा बुद्ध उपदेश दिए थे। इसके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक पंडित भीमसेन जोशी कहां से थे, है ना? वेयर वाज पंडित भीमसेन जोशी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन सिंगर्स इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन फॉर्म। तो भैया ये थे आपके कर्नाटक से। कहां से थे? कर्नाटक के, मतलब कर्नाटक में जन्म लिए थे आपका कौन? पंडित भीमसेन जोशी साहब। पंडित भीमसेन जोशी साहब किस घराना से इंपोर्टेंट है तो आपको बताना है, ये किराना घराना, इसे इंपोर्टेंट करके रखेंगे। साथ ही साथ पंडित भीमसेन जोशी को भारत सरकार के द्वारा 2009 में, वैसे इस बात की सिलसिला 8 में शुरू हुई, लेकिन हाथ में भारत रत्न दिया गया 2009 में, तो आपको 2009 मारना है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध एम सुब्बालक्ष्मी कहां से थी? तमिलनाडु के तंजौर से, जहां पे बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर है ना, जो चोल शासक ने बनवाया था, है ना, तो वहीं से थी आपका कौन? एम सुब्बालक्ष्मी, एम सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। तो ये तमिलनाडु से थी। भाई ये क्या करती थी? तो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी। अब कर्नाटक संगीत क्या होता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है क्या, कुछ रीजन बांटे गए हैं कि भाई यहां से यहां तक के रीजन में इसे कर्नाटक संगीत कहा जाता है, और फिर इधर आ जाता है तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है ना। इसके अलावा जो आपका ये दोनों में स्वर की लय है, कुल मिला के 12 प्रकार की होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक संगीत हो चाहे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो, तो सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया संगीत के सेक्टर में, ये आपका एम सुब्बालक्ष्मी जी को ही दिया गया, 1998 में दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 6 कैरेक्टर आपके सामने हैं। एम सुब्बालक्ष्मी 1998, पंडित रविशंकर साहब सितार के लिए 1999, बिस्मिल्लाह खां साहब 2001 में मिला था। बिस्मिल्लाह खां साहब बिहार के रहने वाले थे, और शहनाई जो शादी विवाह में ही सिर्फ पहले बजाया जाता था, उसको जो है एक मतलब क्लासिकल सॉन्ग तक ले आने का श्रेय जो है बिस्मिल्लाह खान साहब को दिया जाता है ना, और ये बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। भूपेन हजारिका साहब 2019 में इनको मिला, है ना, ये असम से थे, ये पिक्चर से भी जुड़े हुए थे, गायन से भी जुड़े हुए थे, और इन्हीं के नाम पे इंडिया में अभी जो नदी के ऊपर जो ब्रिज है उसे ढोला सादिया ब्रिज कहते हैं, है ना, इसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे है ब्रिज। इंडिया में नदी के ऊपर सबसे लॉन्ग ब्रिज जो है, पहले गांधी सेतु हुआ करता था, जो पटना में, बिहार में है भैया, पटना ऑब्वियसली, है ना, तो पटना में गंगा नदी के ऊपर है, जहां से जैसे ही आप पार करोगे आप हाजीपुर में प्रवेश कर जाओगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले बड़ा था, लेकिन अब ढोला सादिया है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा त्यागराज किससे संबंधित है भाई? कर्नाटक संगीत से। और पंडित जसराज ये किससे है? तो शास्त्रीय संगीत से। इतना ध्यान रखिए, है ना, अच्छा रहेगा। इसके अलावा किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है ना? बिपाशा बसु वाला बिपाशा नहीं, बिपाशा, है ना। व्हिच रिवर्स एनिशिएंट नेम इन बिपाशा? तो भैया ये ब्यास नदी का नाम सुने हो, है ना, ब्यास नदी का, तो इनका पुराना नाम बिपाशा, याद करने में बड़ा इजी है, ब्यास बिपाशा, है ना। इसके अलावा आस्कनी किसका पुराना नाम है? चिनाव नदी का। बिस्तता झेलम नदी का, बिस्तता जो है झेलम नदी का जो है पुराना नाम है। पुरुषनी किसका नाम है भैया? रावी नदी का पुराना नाम है भैया। हड़प्पा शहर जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा सुतुद्री जो है ये आपका सतलज नदी का पुराना नाम है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि कालीबंगा शहर जो है ये घग्घर नदी के किनारे स्थित है। तो घग्घर नदी किस नदी का पार्ट है ना? तो घग्घर नदी सरस्वती नदी का पार्ट है ना। जो बचा हुआ अवशेष बच गया उसे आजकल हम घग्घर नदी के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है हमारा, सतलज नदी के बारे में कुछ और है क्या? हाँ है ना, ये तिब्बत से निकलती है दादा, है ना। ये कहां से निकलती है? तिब्बत से। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा ये तीनों नदी निकलती है तिब्बत से, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में टेनिस खेल में प्रथम बार ओलंपिक पदक कब प्राप्त हुए? इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ज्यादा आजकल जो है ट्रेंड में है भाई, है ना। व्हेन डिड इंडिया गेट ओलंपिक मेडल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन टेनिस? तो ये 1996 अटलांटा ओलंपिक में जो है भारत को सबसे पहले लिएंडर पेस के द्वारा टेनिस में कोई पदक मिला था, यानी कांस्य पदक मिला था। कौन सा मिला था? कांस्य पदक। अब यहां पे ऐसे ऐसे कारनामा जो ओलंपिक के अंदर किए उनका मैं कुछ रिकॉर्ड ले आया हूं जो आपके सामने परोस रहा हूं। दोस्तों इससे पहले मैंने ओलंपिक के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है कि ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले 776 बीसी में हुआ था, लेकिन ये जो है कालांतर में इसे बंद कर दिया गया। फिर आधुनिक ओलंपिक जो आजकल हम देख रहे हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसे हम मेन ओलंपिक कहते हैं। ठीक है, हम ये अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के ऊपर ही बात करना है। इनकी शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीक से हुआ था। इसके शुरुआत करने का श्रेय पियरे डी कुबरटीन को दिया जाता है। ठीक है, भारत सेकेंड ओलंपिक यानी 1900 में जो ओलंपिक पेरिस में ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, यहां से भाग लिए थे। लेकिन यहाँ पे भारत का कोई खिलाड़ी का दल नहीं गया था, बल्कि एक आदिवासी खिलाड़ी जिनका नाम नॉर्मन प्रिजार्ड था, इन्होंने जो है भाग लिया था। और प्रिजार्ड ने यहाँ पे 2 पदक जीते थे, दोनों आपका सिल्वर जीते थे। लेकिन ये जो है हमारा परतंत्र भारत का पदक था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओलंपिक में भारत को गोल्ड हाथ लगा 1928 में हॉकी के अंदर। कौन से खेल के अंदर? हॉकी के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम आ जाते हैं अब हमारे जो नए भाई बंधु जो एथलीट वगैरह हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन किया है, उनसे संबंधित रिकॉर्ड मैं यहाँ पे देखूंगा। ये तो ओलंपिक का पास्ट था। ठीक है, ओलंपिक है ना। इसके अलावा जो ब्रॉन्ज मेडल है ये आपका कहां से, कौन जीता? लिएंडर पेस। किसमें? टेनिस में। कब? 1996 अटलांटा ओलंपिक में। अब यहाँ 4-4 साल के अंतराल पे मैं आपको सब चीज बताऊंगा कि क्या क्या रिकॉर्ड बनते चले गए। 1996 हो गए, फिर हम 2000 में आते हैं। 2000 वह मतलब पावन ईस्वी था भारत के लिए, ओलंपिक के लिहाज से, कि कोई महिला जाके ओलंपिक में पदक जीत जाती है। उन महिला का नाम होती है कर्णव मल्लेश्वरी, और ये जो है वेट लिफ्टिंग में जीतती है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। और ये 2000 की जो ओलंपिक हुई थी ये सिडनी में हुआ था, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से ये कॉलम कट गया है। ठीक है, इसके अलावा अगला आ जाता है हमारा 2004 जी। इनका नाम है जी सिल्वर मेडल। कौन जीतते हैं? राजवर्धन सिंह राठौड़। कब? 2004 में। ठीक है, ये कहां पे हुआ था? एथेंस में। और किस खेल में हुआ था? शूटिंग के अंदर जीते थे मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़। और व्यक्तिगत रूप से सिल्वर जीतने वाले प्रथम इंसान बने आपका कौन? मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत रूप से ब्रॉन्ज मेडल जीतने की जो सिलसिला है ये पहले ही हो चुका था। केडी जाधव के द्वारा ना, केडी जाधव के द्वारा जो है सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से जो आपका है ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। बाद में व्यक्तिगत रूप से सिल्वर राजवर्धन सिंह राठौड़, और व्यक्तिगत रूप से जो आपका गोल्ड है ये हमारा 2008 में शूटिंग के अंदर ही आया। तो मैं कह सकता हूं कि पहला जो व्यक्तिगत रूप से रजत आया वो भी शूटिंग में आया, और पहला जो गोल्ड आया व्यक्तिगत रूप से वो भी शूटिंग में आया। भाई शूटिंग है ना, पिक्चर की शूटिंग नहीं भाई, है ना। ये है भाई पूरी दुनिया लेवल की शूटिंग, है ना। समझ रहे हैं? पिक्चर तो सिर्फ मान लीजिए कि पिक्चर करते हैं तो इंडिया में आप ज्यादा पॉपुलर हो गए, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, लेकिन पूरे विश्व में नहीं होंगे। लेकिन अगर ओलंपिक में एक बार पॉपुलर हो रही है तो पूरे विश्व में हो जाओगे, है ना। तो गोल्ड मेडल है ना, अभिनव बिंद्रा साहब जी थे, 2008 में बीजिंग में हुए थे, और ये व्यक्तिगत रूप से फर्स्ट इंसान गोल्ड मेडल जीतने वाले बने थे। इसके अलावा कुछ इधर रिकॉर्ड बने जो आपको देखना है यहाँ पे। ब्रॉन्ज मेडल विजेंदर सिंह 2008 में जीते, हम मैंने बताया है ना। 2008 में थोड़ा और रख लिया है बॉक्सिंग में, है ना। इन लोगों का इसलिए नाम लेना बहुत जरूरी है और इनका रिकॉर्ड खंगालना जरूरी है, क्योंकि अभी जैसा कि आप जानते हैं कि ओलंपिक में जो भी पदक विजेता है या फिर हमारे जो भी एथलीट भाई बंधु हैं वो जो है अभी आंदोलन पे बैठे थे कुछ दिन पहले, है ना। तो ये जो है मतलब अभी चर्चा की विषय है, तो यहाँ पे इनका जो रिकॉर्ड है वो ध्यान रखना है आपको, कंपेटिटिव एग्जाम के लिहाज से, है ना, पूछा जा सकता है। ब्रॉन्ज मेडल सुशील कुमार 2008 में बीजिंग में रेसलिंग के अंदर। सिल्वर मेडल विजय कुमार 2012 लंदन शूटिंग के अंदर। शूटिंग का अंदर बहुत पदक आए, है ना। इसके अलावा आपको जो है अगला दिख रहा होगा, ये बैडमिंटन में प्रथम बार पदक था भारत के लिए। ब्रॉन्ज मेडल कौन जीते थे? साइना नेहवाल। कब? लंदन में 2012 ओलंपिक में, और ये 30वें नंबर की ओलंपिक थी लंदन के अंदर। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल हुबहू पूछ रखा है। ठीक है, इसके अलावा 2 ओलंपिक में लगातार 2 पदक प्राप्त करने वाली महिला पीवी सिंधु, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीती, और इससे पहले 16 में जो रियो में ओलंपिक हुए थे ब्राजील के अंदर, वहां भी जो है पदक जीती थी। तो दोनों बार जो है पदक जीती, है ना, कौन? पीवी सिंधु। तो 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु, है ना। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, एकमात्र गोल्ड मिला था, 7 पदक मिला था 1+2+4 के रेशियो में। 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 जो है ब्रॉन्ज, है ना। 2 रजत में एक मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, और एक रवि दहिया साहब जो है आपका पहलवानी में। तो ये दोनों जो है रजत आगे हमारा, है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? देखिए इनके जो भी फैक्ट है आप नीचे में लिखा हुआ देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि भैया ये जो है इनका सारा एक्स्ट्रा फैक्ट पिछला पीडीएफ में दिया गया था। तो मैं यहाँ पे आपको फिगर से रिवीजन करवाता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में करवाया था। देखता हूँ कहां तक आपको याद है ना। सबसे पहले जो ये 4 ग्रह आपको दिख रहे हैं, जो सूर्य के नजदीक से 4 ग्रह होंगे, ये सूर्य भगवान है ना। तो इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं?
आंतरिक ग्रह कहते हैं या फिर इनर सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है, इनर सैटेलाइट। और ये जो 4 आप देख रहे हैं इसे हम जोवियन ग्रह कहते हैं, जोवियन ग्रह, या फिर आउटर सैटेलाइट कहते हैं, या फिर बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई जी 4 के बाद में बांट दिए। अब बिना उपग्रह वाला प्रथम 2 उपग्रह जो है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ये है बुध और शुक्र, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। अब देखिए शुक्र को सबसे चमकीला, भोर का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन, सबसे गर्म ग्रह, ये 5 उपनाम सूर्य के शुक्र के पास है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और शुक्र को पीला ग्रह कहा जाता है। तो ये मैंने पहले आपको बता चुका है। इसके अलावा जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बुध जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम दिन 88 दिन में लगाता है, और वरुण जो है सूर्य की चक्कर सबसे अधिक दिन में लगाता है। इसको याद रखने की तरीका मैंने बताया है कि जो जितना दूर रहेगा उतना लेट लगेगा सूर्य की चक्कर लगाने में। इसके अलावा अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट चक्कर कौन लगाता है, तो ये जुपिटर लगाता है। आज तक एक ही क्वेश्चन बना है कि अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट चक्कर कौन लगाता है, जुपिटर, जिसको मैंने अभी कलर किया है। जुपिटर सभी ग्रहों में सबसे बड़ा भी है, ये बात भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैंने कहा कि इस समय जहां मैं पढ़ा रहा हूं इस समय विवादित है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, क्योंकि भाई ये हर 2 दिन में ऐसे चोला बदल रहे हैं कि जैसे कोई कपड़ा बदलता हो, है ना। अभी 1 महीना पहले क्या हुआ था कि सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए थे बृहस्पति के पास, फिर से वापस आ गए थे, है ना। पिछले साल क्या हुआ था कि शनि ले लिए थे अपना सबसे ज्यादा उपग्रह वाला कैडर, फिर बृहस्पति के पास आया, फिर से सुनने में आ रहा है कि शनि के पास आ गया, ठीक है। तो ये वाली क्वेश्चन अभी जो है विवादास्पद है, अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक चीज जरूर है कि इसके चारों ओर वलय किसके, कौन से ग्रह के होते हैं, तो सैटर्न के चारों ओर जो है रिंग पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है व्हिच प्लेनेट इज कॉल्ड द लेइंग प्लेनेट, तो सोया हुआ प्लेनेट या लेटा हुआ प्लेनेट जो है लास्ट है वरुण है। वरुण जो है अपने एक्सिस पे बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ प्लेनेट कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 90 डिग्री से भी ज्यादा झुका हुआ भाई ये। इसके अलावा ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। कौन दिया था, केपलर ने दिया था। और ये 8 ग्रह आपके सामने, मैंने इनसे सारे प्रॉपर्टीज आपका जो है डिस्कस कर दिया है। बाद बाकी आपको पिछला पीडीएफ में इसका एक्स्ट्रा फैक्ट लिखित रूप से मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नर्तक एवं नर्तकी, है ना, नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब है एक हार्य का मतलब होता है एक से, तो आप समझ ही रहे हैं, वन, है ना। इसमें ऐसा बताया गया कि भाई ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसे एक हार्य कहा जाता है, जिसमें एक ही आदमी कई भूमिका, कई रोल अदा करते हैं। तो भाई ये से कहते हैं आपका व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्लासिकल डांस इज आल्सो नोन एज ए हार्य इन व्हिच अ डांसर प्लेज मल्टीपल रोल्स इन अ सिंगल डांस परफॉर्मेंस। तो भाई एक ही डांस परफॉर्मेंस में मल्टीपल रोल जो अदा करते हैं, ये नृत्य का फॉर्म है भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य रहेंगे, तमिलनाडु का नृत्य रहेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख नृत्य है। इसकी उत्पत्ति भरत मुनि के द्वारा रचित प्रमुख शास्त्र नाट्य शास्त्र से मानी जाती है। भरतनाट्यम में अगर भगवान की बात करें तो पहले शिव को जो है आप टिक कीजिएगा। अगर शिव नहीं है ऑप्शन में ब्रह्मा है तो ब्रह्मा को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। प्रमुख कलाकार जो है इनके यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, नर्तकी नटराज, वीवीआई करके रखिएगा, इनका नाम ही है नर्तकी नटराज, है ना। मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह में स्टार लगाइएगा, ये ओडिसी भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मृणालिनी साराभाई का नाम आप जो है दर्पण एकेडमी के लिए भी याद रखेंगे। इन्होंने जो है दर्पण एकेडमी नामक जो है नाट्य कला का जो संस्था है बसाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी और मल्लिका साराभाई की माता जी है ना। इसके अलावा आप विक्रम साराभाई कौन है भाई, तो विक्रम साराभाई हमारे देश की बहुत बड़े वैज्ञानिक है भाई, है ना, समझ रहे हैं। इसके अलावा इस नृत्य को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है और साधिर अट्टम भी कहा जाता है। अग्नि नृत्य और साधिर अट्टम भी कहा जाता है भरतनाट्यम को ही, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखें, भगवान शिव को समर्पित है ना। इसके अलावा मोहिनी अट्टम बहुत ज्यादा बार पूछा गया किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है मोहिनी अट्टम, जो केरला का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अच्छा, मणिपुरी कृष्ण और राधा जी को समर्पित है ना। महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया था, बाय होम वाज द वुमेन्स वर्ल्ड कप, है ना, 2022 होस्टेड। तो भाई न्यूजीलैंड में हुई थी महिला वर्ल्ड कप 2022, है ना। आईसीसी अंडर 90 वीमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ, विजेता हम रहे थे और
उपविजेता जो है हमारा जो है इंग्लैंड रहा था, है ना। दोनों बात ध्यान रखेंगे, विजेता हम रहे थे और उपविजेता इंग्लैंड रहे थे आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप अंडर 90 वाला 2023 में, और ये फर्स्ट एडिशन था भाई, है ना, फर्स्ट एडिशन था। इसके अलावा T20 वीमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भी साउथ अफ्रीका में ही होता है। विजेता ऑस्ट्रेलिया 6 टाइम और उपविजेता जो होस्टेड कंट्री है वही रहा, साउथ अफ्रीका उपविजेता, और विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया रहा 6ठी बार, है ना। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ, विजेता जो है जर्मनी रहा। और कहां पे हुआ था? ओडिशा के अंदर। कौन से स्टेडियम में? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और राउरकेला इंडोर स्टेडियम, जिसे बिरसा मुंडा स्टेडियम कहते हैं, वो राउरकेला में है। तो मैंने दोनों स्टेडियम का नाम बता दिया, कलिंगा भुवनेश्वर में है और बिरसा मुंडा जो है आपका राउरकेला में। राउरकेला में फैक्ट्री है जी सेकेंड पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था जर्मनी के सहयोग से, और इत्तेफाक देखिए यहीं पर जर्मनी जो है अपना विजेता जो है खुद को विजय बनाया है आपका हॉकी वर्ल्ड कप में। तो ये सब भी कहीं ना कहीं प्रभु का रचा हुआ है। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहां पे हुआ? अमेरिका के ओरेगन में हुआ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 कहां पर होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहां पे होंगे? तो ये आपके भारत के अंदर होनी है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनमें से कौन सा त्योहार झारखंड में खेतों में बीज बोने के समय मनाई जाती है? Which of these festival is celebrated at the time of sowing? सो माने बुआई करना, SOW, है ना। सीड्स इन द फील्ड इन झारखंड, है ना। तो भैया रोहिणी नामक त्योहार, है ना। ये रोहिणी सिर्फ झारखंड में नहीं है सर, इनका असर मेरे घर में भी है, यानी बिहार में भी है। और मेरे घर में बताया मैंने, मेरे घर में, तो मैंने घर में ही बताया, तो मैं सही बताया हूँ, मेरे घर में भी बोलते रहते हैं रोहिणी चढ़ गया, रोहिणी आ गए, है ना, इसी समय में, है ना। तो भाई ऐसा है कि रोहिणी चढ़ गया। चलो बिया जो है बाग करो, जो धान का बिया होता है ना, बिचड़ा, उसको पहले डालते हैं मिट्टी में, फिर वो निकलती थोड़ी बड़ी होती है, फिर उसको उखाड़ के रोपण विधि से हम धान की खेती करते हैं। तो ऐसे समय में जो है झारखंड के अंदर रोहिणी त्योहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है। झारखंड के अंदर और भी प्रमुख त्योहार होते हैं, जैसे आपका सरहुल होता है ना, सरहुल, है ना। इसके अलावा झारखंड के प्रमुख नृत्य जो है कर्मा है, झूमर है, छौ है। अब इन तीनों में भी स्टार लगा दो, इन तीनों में भी स्टार लगा दो। ये छौ जो है ओडिशा में भी देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा, और ये कर्मा और झूमर जो है ये छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा झारखंड में की जाने वाली जो झूमिंग कृषि है उसे कुरुबा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुबा कहते हैं, कुरुबा। जैसे राजस्थान के अंदर इसे क्या कहते हैं? बालरा कहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर इसे क्या कहते हैं? पोदू कहते हैं, पोंदू, पोंदू, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये झूमिंग कृषि का प्रकार है। भाई झूम कृषि क्या होती है? काट छांट वाली कृषि होती है जहां पे पहाड़ी जमीन पाए जाते हैं। इसके अलावा झारखंड में और क्या क्या है? भाई यूरेनियम की खान है, जादूगोरा झारखंड में, कोयला झरिया में है, कोयला क्षेत्र झरिया, बोकारो स्टील प्लांट है। तो ये सभी के सभी कहां पे है? झारखंड के अंदर है। यूं कहे कि बिहार से झारखंड नहीं अलग हुआ, बिहार से जो है मतलब क्या, एक भरी हुई थाली, सोना से भरी हुई थाली अलग हो गई, है ना। इसके अलावा बिहार के पास कोई भी कल कारखाना नहीं बच गए। ठीक है, जो भी पार्ट थे, जो भी खनिज वगैरह हैं, सब इसी पार्ट में मिलते थे पहले। 2000 ईस्वी से पहले बिहार का ही पार्ट था ये, है ना। लेकिन जब अलग हुआ ना, सब कुछ लिए अलग हो गया। चलिए कोई बात नहीं। महात्मा गांधी ने अखिल भारत, अच्छा झारखंड में एक चीज और है भाई, जामतारा, जामतारा मूवी भी बना होगा, है ना। जामतारा बना है भाई, जामतारा मूवी, तो ये भी झारखंड के अंदर ही है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब करी थी? व्हेन डिड महात्मा गांधी एस्टैब्लिश द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ? तो भैया ये 1932 में किए थे, 1932 में किए थे। जान आपको पता है ना कि 1932 में पूना पैक्ट भी होता है ना, गांधी जी और अंबेडकर साहब के साथ, है ना। तो उन्हीं जो है तभी जो है इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी करते हैं उसी ईयर में, 1932 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहे थे। कब कहे थे? 1944 में कहे थे। मैंने ये पोल के माध्यम से क्वेश्चन करा था और आप लोग गलत किए हो। ये सीजीएल 2022 में हूबहू पूछा गया क्वेश्चन है जो फैक्ट में शामिल है। ठीक है, वहां पर भी 1939 ऑप्शन में था और बच्चे अधिकांश 1939 पे ही टिक लगाया है ना, क्योंकि उनको लगता है कि जो अलग हुए नेताजी, है ना, तभी कहे होंगे। तो ऐसा कैसे, है ना, 1944 में कहे थे, है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी 1993 में जो है अफ्रीका गए थे, 1915 में लौटे थे 9 जनवरी को। 9 जनवरी को आजकल हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मना
मनाते हैं। और इस बार का जो हम सेलिब्रेट किए हैं सप्ताह, वो कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर किए हैं, जहां पे गुयाना के राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस के रूप में आए थे, है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आंदोलन इस प्रकार से हैं, जो आपके सामने यहाँ पे चार्ट पाई में दर्शाया गया है। चंपारण सत्याग्रह जो कहाँ पे होती है, बिहार में, कब होती है, 1917 में। किसके खिलाफ होती है, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ। कौन आमंत्रण दिए थे, तो राजकुमार शुक्ल नामक जो है व्यक्ति जो है आमंत्रित किए थे गांधी जी को बिहार के चंपारण की धरती पे आने के लिए। इसके अलावा खेरा सत्याग्रह कहाँ होती है, गुजरात के अंदर। कब होती है, 1918 में। क्यों होती है, तो वहां पे जो बढ़ती हुई टैक्स की स्लैब है ना, उसको उससे निजात दिलाने के लिए, है ना। असहयोग आंदोलन कब होती है, 1920। अब असहयोग आंदोलन के बारे में एक आने वाले समय में ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन बनेगा, ये मैंने खुद से सोचा है ना, ये मेरी दिमाग की उपज है कि भाई इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, जैसे आजकल आपसे पूछता है ना कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो क्या गारंटी है कि भाई इसका नहीं पूछेगा, पूछेगा ना। तो आप पहले ही पढ़ के तैयार रहो ना, एकदम खा पी के तंदुरुस्त, है ना। तो भाई इस आंदोलन की शुरुआत जो है, इनकी जो मतलब बात करी गई कि भाई ऐसे आंदोलन चलाना है, तो ये प्रस्ताव जो है कलकत्ता के अधिवेशन 1920 में, जो इमरजेंसी में मतलब अचानक बुलाया गया अधिवेशन था, तब बात करी गई थी। लेकिन यह पूर्णतः जो असहयोग आंदोलन घोषित किया गया था, यह आपका नागपुर अधिवेशन 1920। आप एक साल में 2 अधिवेशन देख रहे हैं, है ना। कलकत्ता वाले जो है वो बिना टाइम के बुलाए गए थे, लेकिन ये वार्षिक अधिवेशन है जो नागपुर में हुआ था 1920 ईस्वी के अंदर। तो इसी में जो है असहयोग आंदोलन चला, मतलब आज से स्टार्ट है, ऐसा बताया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन में सबका सहयोग मिला था। इसके अलावा मतलब सबका सहयोग करने का मतलब क्या, हिंदू में मतलब जितने भी समुदाय रहते हैं इंडिया में, हम भाई जो है मल्टी समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो सबका सहयोग मिला था। 1922 में चौरा चोरी हत्याकांड होती है, जिसके कारण ये आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, बाद में इसे बंद करना पड़ा था। इसके अलावा दांडी मार्च 1930 में होती है। कहां से होती है, साबरमती आश्रम से होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना जी, 12 मार्च 1930, इसको डेट सहित पूछता है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुई थी, 1942 में हुई थी। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, करो और मरो का। इसके अलावा इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और ये कहां से हुआ था, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस की बेलगांव अधिवेशन एक ही बार संभाले थे गांधी जी 1924 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। गांधी अंबेडकर समझौता 1932 में। हरिजन सेवक संघ 1932 में, है ना। मृत्यु 1948 में, है ना। तो ये सभी बात जो है आपको, अच्छा सेकेंड राउंड टेबल 1931 में भाग लिए थे भाई, है ना। तो ये सभी के सभी जो है महात्मा गांधी से जुड़े हुए, है ना, घटना है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अमेरिकी ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता कौन है। देखिए जो 4 ओपन है उनमें से आपको 2 याद रखना है आगामी एग्जाम्स के लिए। एक तो आपका शुरुआती संस्करण जो विंबलडन होती है, माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसको ध्यान रखना है। पिछले साल का अमेरिकी ओपन भी याद रखना है, ठीक है। तो अमेरिकी ओपन 2022 के पुरुष एकल में विजेता जो है, विनर ऑफ यूएस ओपन 2022 मेन सिंगल, तो भाई कार्लोस अल्कारेज कहां के रहने वाले हैं, गार्फिया, है ना। ये जरूर ध्यान रखें, जैसे नोवाक जोकोविच सर्बिया ध्यान रखते हैं, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड ध्यान रखते हैं, वैसे ही इनको ध्यान रखिए, कार्लोस अल्कारेज, गार्फिया। अभी अभी आपके ये में जो टीसीएस ने क्वेश्चन करा है कि जो आपका भाई ये कार्लोस मैग्नस है, ये मैग्नस कार्लोस है ना, माफ कीजिएगा, तो ये किस देश के रहने वाले हैं, तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इनका देश ही पूछ लिया भाई, तो क्या जरूरी है कि इनका देश नहीं पूछेगा, तो इनको भी ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा अमेरिकी ओपन 2022 महिला एकल के विजेता कौन है, एगा स्विटेक, उभरता हुआ सितारा, है ना, टेनिस के अंदर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है, तो भाई साहब नोवाक जोकोविच। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल के विजेता कौन है, आर्यना सबलेंका। भैया देखिए याद रखिए, मैंने आपको इसकी क्रम बता रखे हैं कि भाई इस वर्ष के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, फिर आपका होती है जी फ्रेंच ओपन, फिर होती है आपका विंबलडन, और फिर होता है आपका यूएसए ओपन। देखिए फ्रेंच ओपन को मैंने बता रखा है कि इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको रोनाल्ड गोरास कहा जाता है। कि भाई क्या कहा जाता है, रोनाल्ड गैरोस भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन को मैंने आपको यह भी बता रखा है कि फ्रेंच ओपन कहां खेला जाता है, तो फ्रेंच ओपन आपका कहां खेला जाता है, क्ले हुई मिट्टी के कोर्ट पे, है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिका ओपन कहां खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे, है ना, कंक्रीट वाली। और विंबलडन घास के मैदान पे खेली जाती है। मैंने ये भी बता रखा है आपको कि भाई इन चारों में सबसे पुरानी कौन सी है और सबसे नई कौन सी है, बताएंगे कोई मुझे, है ना। मैंने पिछले वीडियो में इन चीज को बता रखा है ना भाई, कि सबसे पुरानी कौन सी है और सबसे नई कौन सी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इन चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में जान दीजिए सबसे नई सबसे पुरानी कौन सी है, ये बता दीजिए, ठीक है। तो इतनी बात जरूर ध्यान रखना, ये साल में होने की क्रम है कि पहला तिमाही में ऑस्ट्रेलिया होगा, अगले तिमाही में फ्रेंच होगा, फिर आपका
विंबलडन होगा, फिर आपका यूएसए होगा। मैंने ये बता रखा है कि 3 खेल में जो है 3 देश का नाम छुपा है, तो विंबलडन में किसका नाम है? तो इंग्लैंड का नाम है जी विंबलडन में। और विंबलडन सबसे पुरानी है, चलो मैंने बता दिया है ना। आपने मुझे सबसे नया बताना है, सबसे नया बताना है, चलो सबसे नया बताना है, राइट। चलिए चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ब्लैक बक, है ना। इन व्हिच स्टेट इज द ब्लैक बक नेशनल पार्क लोकेटेड? तो भैया गुजरात में है। बंसदा नेशनल पार्क भी गुजरात में है। गुजरात में गिर टाइगर रिजर्व है, जहां पे एशियाई शेर एकमात्र पाई जाती है इंडिया के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखना है। और रॉयल बंगाल टाइगर आपको कहां पे पाया मिलेगा? तो सुंदरबन डेल्टा में मिलेगा। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क जो आपका कहां पे? लद्दाख के अंदर। क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया के सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। भारत में कुल कितने बाघ रिजर्व है? 2022 के अंत तक तो 53 बाघ रिजर्व है ना। ये बात मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। और सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है ये नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पहले 11 था, अब हो गया 12। कितना हो गया? 12। इसके अलावा देश में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये अंडमान निकोबार में है, लेकिन राज्यों में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में है। यूटी में सबसे ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका अंडमान निकोबार में। बहुत सारे, कितने तो अनगिनित है ना, इस मतलब गिने ही नहीं गए अब तक, है ना। इसके अलावा जो राज्य की बात करेंगे ना तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के अंदर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र, इन चारों में थोड़ी थोड़ी फर्क होती है ना। तो ये आप समझते ही, और मैंने समझा ही रखा है भाई। जैसे मान लीजिए आपने एनसीसी किया है, आपने एनसीसी किया है ना, तो भाई क्या आपको नौकरी लग गई क्या? नहीं, लेकिन एक तो सर्टिफिकेट तो मिलता है ना कि ये बंदा जो है उस लाइन से गुजर चुके हैं। तो उसी प्रकार से जिसको टाइगर रिजर्व का दे दिया, तो भाई इससे पता चलता है कि भाई इसमें टाइगर के संरक्षण के लिए विशेष प्रयोजन है, विशेष माहौल क्रिएट है भाई, ये इनके लिए फेमस है ना। तो अब इतना देहाती में ही समझ लीजिए, बाद बाकी जो ऑफिशियल होता है वो जाने, है ना, जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है भाई साहब, हमें ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ के करना क्या है? मुझे तो एग्जाम पास करना है, कैसे हम क्वेश्चन सही करें बस, है ना। इसके अलावा भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी? इन व्हिच ईयर 5G टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाज लॉन्च इन इंडिया? तो 2022 में भाई 5G आ गया था, बहुत सारे फोन बिक गए थे, बहुत सारे पुराने फोन जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, है ना। एयरटेल ने सबसे पहले 5G सेवा शुरू की इंडिया के अंदर, है ना। 2G 3G 4G 5G 1G मैंने नहीं सुना है, 2G 3G 4G 5G सुना है। इसमें जी का क्या अर्थ है भाई? जनरेशन, जनरेशन, पीढ़ी, है ना। वैसे ही जैसे कंप्यूटर की कई सारे पीढ़ी है, अभी जो है चौथा और पांचवा पीढ़ी कंबाइंड रूप से चल रहा है कंप्यूटर का, है ना। मैंने कंप्यूटर के सभी पीढ़ी में किस किस चीज का इस्तेमाल हुआ आपको बता रखा है। इसके अलावा भारत में पहली बार मोबाइल सेवा 1995 में चलाया गया जी। कब? 1995 में। 1995 में ही आपका WTO की स्थापना होती है। WTO की स्थापना नहीं हुई थी, फिर से मैं बता रहा हूं। SBI की स्थापना नहीं हुई थी, मैं फिर से बता रहा हूं। इन सब का क्या है ना, नाम चेंजेस किए गए और कार्यभार क्षेत्र में चेंजेस किए गए। ऐसा नहीं कि आज पहली बार ही बना, मतलब बदली किया गया। आप क्या कहोगे कि नीति आयोग बसाया गया कि बदलाया गया है? तो आप कहोगे कि शिफ्ट किया गया भाई, योजना आयोग से नीति आयोग में। उसी प्रकार से गैट से, GAAT, है ना, गैट से जो है, गैट से इनके भी मुख्यालय जेनेवा में भी था और WTO का मुख्यालय भी जेनेवा में है, तो गैट को ही रिप्लेस करके WTO बनाया गया। उसी प्रकार से इंपीरियल बैंक जो 1921 में बनी थी, उसी को रिप्लेस करके SBI 1955 में बनाया गया। तो इस प्रकार से कई सारे चीज रिप्लेस हुए हैं, है ना। भारत में रंगीन टीवी कब आया था? 1982 में आया है। रेलवे में 5 बार क्वेश्चन पूछे गए, 5 बार तो सिर्फ मैं देखा हूं, कई बार मतलब देखा हूं कि मैं 5 बार दिया नहीं हूं भाई, है ना। रेलवे की एग्जाम में 3 ही बार दिया हूं, जिसमें से एक में जो है यहाँ पे हूं, है ना। तो भैया ये जो है 1982 में जो है आपका रंगीन टीवी आया था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था कि भाई इतने दिन में हम इतने बदल गए, है ना। इसके अलावा अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बैड मनी गुड मनी को प्रचलन से बाहर कर देते हैं? व्हिच लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स से दैट बैड मनी इज ड्राइव्ड आउट गुड मनी? तो भैया ये ग्रेसम का नियम है। ग्रेसम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। इनको कहना है कि भाई अगर कोई खराब मुद्रा आ जाती है ना तो अच्छे मुद्रा को धकल देती है बाहर, है ना। माल्थस के नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि भाई जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या को रिलेट करता है अर्थव्यवस्था से, और इन्होंने बताना है कि हमारा जनसंख्या माफ कीजिएगा, जिस अनुपात में बढ़ता है, यानी ये गुणित या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है, लेकिन हमारे जो अर्थव्यवस्था के साधन है वो सीमित है। ये माल्थस जी का कहना है, जिन्होंने बहुत ही सटीक बात कहा है और बहुत ही साफ बात कहा है ना। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, किसी और भी देश पे लागू होती है इसके, लेकिन भारत में ज्यादा होती है भाई। मूल्य में कमी होने पर मांग की मात्रा बढ़ती है और मूल्य में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा घटती है। ये क्या है? तो ये मांग का नियम है, मांग का नियम है ना। सिंदूर खून भरी मांग नहीं भाई, पिक्चर का नाम नहीं, मांग का नियम है अर्थशास्त्र में, ठीक है।
है, तो इसे भी ध्यान रखें। ऑब्वियसली बात है भाई कि भाई जैसे ही दाम घटता है, जैसे प्याज का दाम घट जाता है कभी कभी, तो लोग 10-10 किलो ले लेते हैं, जैसे 100 रुपये हुए तो 1 पाव ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे भी टमाटर का दाम भाई आप लोग इधर कैसे बताना, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 180 रुपये चल रही है टमाटर, है ना भाई। टमाटर तो आप सोनार की दुकान पे मिलेंगे, है ना। इसके अलावा पूरक वस्तुओं के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है कि क्या होती है पूरक वस्तु, है ना। पूरक वस्तु जैसे पूरक कोण होते हैं ना आपके अंदर, मतलब ये ज्योमेट्री के अंदर, उसी प्रकार से पूरक वस्तु भी होते हैं। पूरक वस्तु क्या होती है कि जैसे एक चीज आपने लिया तो दूसरा लेना आपका मजबूरी बन जाता है, मतलब इन दोनों के साथ ही काम होती है, अकेला काम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए छोटा सा उदाहरण मैं मान लूं तो आपका, है ना, कि भाई आपने चश्मा खरीदा, इसमें 2 कांच लगे होते हैं इस प्रकार से, तो क्या आप एक चश्मा पहन के घूमते हो, इतना तोड़ देते हो, आधा घूमते हो पहन के? ऐसा नहीं है ना, दोनों साथ में घूमते हैं ना। यही पूरक वस्तु है ना। जैसे आपने चाय पत्ती लेनी है, तो भाई शक्कर की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब पूरक वस्तु है। एग्जाम में नंबर दिला जाते हैं आपको, है ना, पहले से ध्यान रखिए पूरक वस्तु क्या क्या होती है। जैसे कार पेट्रोल हो जाएंगे, है ना, इसके अलावा आपका चाय पत्ती शक्कर हो जाएंगे, है ना, ये सब जो है पूरक वस्तु के उदाहरण है। जूता मोजा हो जाएगा, है ना, ये सब, है ना। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस जो है फ्लाइट प्रोग्राम। तो भैया ये कौन सी गगनयान अभी लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च होने का डेट जो है बढ़ा दिया गया। अभी इसरो ने इसे डिक्लेयर किया है कि अब ये 2024 में लॉन्च होगा। कब होगा? 2024 में लॉन्च होगा। इसरो की स्थापना 1969 में, मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। और वर्तमान में जो इनके चीफ है कौन है? सोमनाथ साहब है। पहले कौन थे? के सिवन साहब थे। अच्छा, इसरो ने जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था कब किया था? 2008 में किया था। चंद्रयान 2 कब किए थे? 2019 में किए थे। मंगलयान कब किए थे? 2013 में किए थे। मंगलयान का साइन जो है 2000 रुपए की नोट के पीछे में था, लेकिन अब 2000 नोटे गुम हो गया, तो अब कहां से दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो भैया ये किसके हैं? तो आप मालूम ही है, ये है ना, सबसे हाईएस्ट रेट किसका होगा? केरला के होगा। 2 नंबर पे कौन होगा? मिजोरम। और 3 नंबर पे गोवा होगा। आजकल मैंने बता रखा है कि अगर आप हायर एग्जाम देने जा रहे हैं जैसे सीजल वगैरह की, तो एक चीज याद ना रखें, कम से कम शुरुआत के 2 और आखिरी के 2 जरूर याद रखें, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये बात कहीं गांठ बांध लेना। जैसे मैंने बताया है कि भाई जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव है, है ना, लेकिन आपको सिर्फ इन्हें याद नहीं रखना है, ऋषभ देव और फिर जो है भगवान महावीर अंतिम हो गए, ऐसे नहीं याद रखना है। अंतिम से सेकंड लास्ट कौन थे? तो पार्श्वनाथ, इन्हें भी ध्यान रखना है ना। मैं पूछ देता है भाई कि 23वें कौन थे, है ना, तब क्या कीजिएगा, है ना। और सबसे कम साक्षरता कहाँ का है? बिहार का। 2 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है ना। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें साक्षरता का, तो लक्षद्वीप सबसे ऊपर में 91.6% जो है लक्षद्वीप की जो है लिटरेसी रेट है। इसके अलावा सबसे अधिक सेक्स रेशियो की बात करें, है ना, तो ओवरऑल राज्य में केरल की है और यूटी में पुदुचेरी का है जी, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? व्हाई डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड? तो भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई थी ना 1919 में, तो लौटा दिए थे, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड का, और गांधी जी जो है केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख पुस्तक है, जैसे चित्रगंधा है ना, गीतांजलि, द गोल्डन गेट, गोरा, गल्पगुच्छ, है ना, ये सब कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। ध्यान रहेगा भाई। गीतांजलि जो है ना, इन्हीं के लिए राइट के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को जो है प्रथम बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो कोई फर्स्ट भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। 1901 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने शांति निकेतन की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द दिल्ली हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड? तो 1966 में किया गया था। दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है 69वां संविधान संशोधन, है ना, 1991 के द्वारा दिया गया था। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। दिल्ली का उपराज्यपाल काफी बड़ा की पोस्ट है भाई, इनको पूछता रहता है एग्जाम के अंदर। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? है ना, एक चीज VVI है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 3 बार हुआ था, लेकिन जो अंतिम बार हुआ, जो मतलब हमारे राजधानी बनने के समय हुआ, जो सबसे ज्यादा धूमधाम से हुआ, है ना, तो ये जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत में 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। कहां पे? दिल्ली के अंदर। इसके अलावा दिल्ली भारत का राजधानी कब बना? 1912 में। लेकिन ये प्रस्ताव कब रखा गया? 1911 में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, हल्का मत लेना क्वेश्चन को। इसके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड? तो भाई ड्राई आइस कहा जाता है, ड्राई आइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा या फिर आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। इसके अलावा कोबाल्ट सल्फेट को रेड विट्रियोल कहा जाता है। कोबाल्ट सल्फेट को कुछ इस प्रकार से
लिख सकते हैं आप CuSO4। मैंने आपको कहा है कि किसी भी चीज को अगर सल्फेट पढ़ना है ना, तो आप जो है लास्ट में SO4 लगाएं, ठीक है। लेकिन भाई आप कहोगे कि H2SO4 में तो आप सल्फेट बोले ही नहीं, हाँ तो भाई अपवाद नाम की चीज सुने हो ना, एक दो अपवाद भी होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिड है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट, इसको ब्लू बिट्रॉल कहते हैं, है ना, इस प्रकार से इसे लिख लेते हैं। इसके अलावा फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सल्फनत पर खिलजी वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? व्हिच डिस्टिनी वाज स्टार्टेड आफ्टर द खिलजी डिस्टिनी ऑफ द सल्तनत? तो भाई तुगलक वंश आए। सल्तनत वंश जो है, तुगलक वंश जो है कब से कब तक शासन किया? 1320 से 1414, ये सबसे लंबा समय तक शासन किए। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नाम गाजी बेग तुगलक। इसी के समय जो है डाक व्यवस्था सुदृढ़ हुआ सल्तनत की, और सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था पे ध्यान कौन दिया, यानी नहर निर्माण कौन करवाए? तो गयासुद्दीन तुगलक। सबसे बड़े पैमाने पर सिंचाई व्यवस्था से संबंधित काम किए फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन खिलजी, सैयद वंश के खिज्र खां और लोदी वंश के बहलोल लोदी। ये 5 जो है संस्थापक हैं, है ना। इसके अलावा कुछ उपनाम है, जैसे सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श, मोहम्मद बिन तुगलक, जुना खां, ये सब ध्यान रखेंगे। तेलंगाना की प्रमुख देवी की त्योहार बतुकम्मा में किसकी पूजा होती है? हु इज द वर्शिप द बतुकम्मा, द मेन गॉड्स फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना? तो इसमें महागौरी की पूजा होती है। बतुकम्मा को हम फूलों का त्योहार कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह त्योहार नवरात्रि के मौके पर सेलिब्रेट किया जाता है, जो 9 दिनों तक चलती है। तेलंगाना में बोनालू त्योहार भी होती है, जो मां काली की पूजा समर्पित की जाती है। बिहार में नवरात्रि के समय पर झिझिया डांस होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार में समा चकेवा त्योहार दिवाली के बाद होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। छठ त्योहार होती है। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, जो नागालैंड में होती है दिसंबर माह में 10 दिनों तक। इसके अलावा समय से पूर्व या किसी विशेष परिस्थिति में लोकसभा का भंग राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के प्रयोग कर करते हैं? यूजिंग व्हिच आर्टिकल द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा, है ना, प्रेमेचुरली और अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो भैया आर्टिकल 85 है, जो मैंने आपको बता रखा है। ये आपको राष्ट्रपति साहब को जो है लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रदान करता है ना। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसके सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के थ्रू। इसके अलावा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर, लेकिन बुलाते कौन है? राष्ट्रपति, है ना। लोकसभा भारतीय संसद के निम्न सदन है, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा आपको कहां पे मिलेगा? आर्टिकल 81 में। 80 में क्या है? राज्यसभा। 79 में क्या है? संसद की परिभाषा। लोकसभा की गणपूर्ति या फिर राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 110 होनी चाहिए, यानी लोकसभा में कम से कम 55 गणपूर्ति के लिए जो है सदस्य चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के जो है एक और प्रश्न है भाई, प्रश्न बहुत लिखा गया आज ज्यादा, है ना। मुगलों का पहला सुनियोजित शहर कहाँ कौन सा है? तो मुगलों का पहला सुनियोजित शहर जो है व्हिच ऑफ द फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ मुगल्स, तो ये फतेहपुर सिकरी है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण कौन करवाया था? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी में किस पत्थर का निर्माण हुआ है? तो आपको कहना भैया बलुआ पत्थर का, सॉरी लाल पत्थर का, माफ कीजिएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जो फतेहपुर सिकरी में है। अकबर का इबादत खाना कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा में ही है। पानीपत की सेकेंड लड़ाई 1556 में कौन जीता, कौन हारा? तो अकबर जीता, हेमू हारा। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है ना। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व यूरेनियम 238 है ना। ये क्या है? तो भाई यूरेनियम 238 है ना, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 238 है। ये क्या है? तो यूरेनियम है। यूरेनियम 238 को मेटल ऑफ होप कहा जाता है, यानी आशा की धातु कहा जाता है। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये कोई आया है, एक सेकेंड। हाँ भाई कहाँ थे? बता रहे थे कि भाई यूरेनियम 235 का जो इस्तेमाल है ना, ये नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा भी और सारे चीज का इस्तेमाल किया जाता है ना, लेकिन यूरेनियम 235 का भी किया जाता है। मैंने एक चीज बताना है कि भाई यूरेनियम 238 जो है ये आपका रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है, यानी इसके विखंडन से अल्फा बीटा गामा इनसे कण की उत्सर्जन नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा 238 वाला में 235 वाला में करता है जी, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम की खान कहाँ पे है? जादूगोरा झारखंड के अंदर स्थित है। दुनिया की सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ पाई जाती है? कजाकिस्तान के अंदर भंडारित है। तो ये सभी बात जो है आपको ध्यान रखना है। ये थे आपके इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो की PDF आप लोग मेरे हिसाब से तो जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि भाई 25 रुपया जो है कोई रुपया नहीं है। 25 रुपया हमारे ख्याल से 2 समोसा आ जाते हैं कि नहीं आते पता नहीं। यहाँ तो भाई एक समोसा 18 रुपये की है ना, अन्य जगह की पता नहीं है ना। तो 2 समोसा की दाम में जो है आपको अगर 57 PDF पढ़ने को मिल जा रहा है और उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल जा रहा है, तो मेरे लिए तो ऐसा नहीं लगता कि भाई इसमें कोई रकम आपकी खर्च हो रही है ना। तो बाद बाकी आप पे डिपेंड है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।